फ्रेंड्स, हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट को। और अगर मैं बात करूं प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट के, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है आपकी क्लास 11th के अंदर। और इससे नीट के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके बॉटनी सिलेबस का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन कवर करता है प्लांट फिजियोलॉजी का यह यूनिट। और अगर हम बात करें क्लास 11th में प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट के, तो इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स दिए गए हैं। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 11 which is transport in plants. Chapter number 12, that is the mineral nutrition. Chapter number 13, that is photosynthesis in plant. Then chapter number 14, respiration in plant. And the last chapter of the human physiology is the plant growth regulators, plant growth and developments. तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, और बच्चों को बड़ी मुश्किल से समझ में आती है इस यूनिट को। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनके लिए काफ़ी टफ यूनिट होता है। तो अगर कॉम्पिटिट करना है आपको ऑल इंडिया लेवल पे, तो आपकी ये यूनिट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आप बाकी बच्चों से आगे निकल सको। आज का जो हमने चैप्टर चूज़ किया है प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट के अंदर, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और इस चैप्टर के अंदर आगे कुछ भी डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक रोड मैप देना चाहूँगा इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर के अंदर हमने प्रोग्रेस कैसे करनी है। सबसे पहला फेज़ जो हमारा इस चैप्टर का होगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि हम बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट के मेथड्स देखेंगे हम। फिर हम आगे चलेंगे इस चैप्टर के अंदर, तब हमारी डिस्कशन होगी टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन की। एंड देन we will discuss diffusion pressure deficit and osmosis. पहले हम टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन के साथ ही मैं इंक्लूड करना चाहूँगा ऑस्मोसिस के टॉपिक को, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन एंड ऑस्मोसिस। देन वी विल डिस्कस द concept of diffusion pressure deficit and the water potential. एंड पहले फेज़ का आखिरी टॉपिक जो होगा हमारा, वो होगा इम्बाइबेशन। ये कुछ बेसिक फिनोमेना एंड टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर की शुरुआत में पता होनी चाहिए। फिर हमारे इस चैप्टर का जो सेकेंड फेज़ होगा, उसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, हाउ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। पहले तो हम बात करेंगे अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, शॉर्ट एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। एक्चुअली मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस की बात करेंगे, तो फिर हम बात करेंगे प्लांट के अंदर शॉर्ट एंड लॉन्ग मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कैसे होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, कैसे रूट्स जो होती हैं वो अलग अलग टाइप के आयन को या वाटर के साथ कैसे एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। तो मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस वो देखेंगे हम लोग। एंड देन वी विल डिस्कस कि एक बार जब रूट एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल, तो वो प्लांट के ऊपर वाले हिस्सों में कैसे जाता है। देन वी विल डिस्कस द थ्योरीज अबाउट द एसेंट ऑफ सैप। फिर हमारा इस चैप्टर का आखिरी फेज शुरू होगा, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसपिरेशन।
ट्रांसपिरेशन, और फिर हम थ्योरीज देखेंगे जो ट्रांसपिरेशन के अंदर मतलब स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को गवर्न करने वाली थ्योरीज को देखेंगे। तो ट्रांसपिरेशन के फेनोमेना का बेसिक इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम लोग मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, उन थ्योरीज या उन पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे जो एक्सप्लेन करती है कि कैसे स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है गवर्न होती है। एंड फिर हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपिरेशन। And at last, in this chapter, we will study about the phenomena called guttation and exudation. तो ये कुछ बेसिक, ये है हमारे इस चैप्टर का रोड मैप जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के पहले फेज से, जहाँ पे पहला टॉपिक जो हम लोग लेने वाले हैं दैट इज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स के बारे में बात करूँ तो हम यहाँ पे तीन अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम के बारे में बात करेंगे। प्रोसेसेस जो ट्रांसपोर्टेशन जिन तरीक़ों से हो सकती है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफ्यूज़न की, फिर वी विल डिस्कस फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, और फिर हम लोग बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो नाउ लेट अस बिगिन विथ डिफ्यूज़न। So diffusion is the movement of substance along the concentration gradient with or without membrane। सबसे पहले तो हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। It is the movement of substance along the concentration gradient एंड इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग जो मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंसेस का, दैट मे इन्वॉल्व अ मेम्ब्रेन और मे नॉट। नाउ अगर हम बात करें इसके एनर्जी रिक्वायरमेंट की, तो जैसा कि आप पहले ही यहाँ पे देख रहे हो कि इट इज़ अकरिंग अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। So since this process is occurring along the concentration gradient, so it's a downhill movement and energy or ATP requirement during the phenomena of diffusion is absent. So any kind of energy in the form of ATP is absent here. Now आपने क्लास 9-10 से इन टॉपिक को पढ़ा हुआ होता है, तो ज़्यादा डिस्क्रिप्शनल डिटेल में जाने से बेटर है कि हम इनके फैक्टर्स को देख लें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूज़न के रेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर डिफ्यूज़न की, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज़ ऑफ सब्सटेंस। जितना बड़ा पार्टिकल का साइज़ होगा, डिफ्यूज़न का रेट उतना ही स्लो होगा। या फिर हम ये कहें कि जितना छोटा अगर पार्टिकल का साइज़ होगा, उतना ही फास्टर उनका डिफ्यूज़न होगा। अगर मैं सेकेंड फैक्टर के बारे में बात करूँ, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। Rate of diffusion is inversely proportional to
the square root of density of substance. Rate of diffusion is directly proportional to the temperature. And it's directly proportional to the temperature. Also, rate of diffusion is proportional to the concentration gradient. And last but not the least, the rate of diffusion is directly proportional to the permeability of membrane. So these are the factors जिनके ऊपर डिफ्यूज़न का रेट डिपेंड करता है. सबसे पहले तो साइज़ ऑफ सब्सटेंस पे, और अगर साइज़ के साथ रिलेशन देखें रेट ऑफ डिफ्यूज़न का तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर हम बात करें डेंसिटी के बारे में तो डेंसिटी से डिफ्यूज़न का जो डेंसिटी जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूज़न. एंड डेंसिटी जो है वो 1/√ऑफ डेंसिटी इस फैक्टर पर डिपेंड करती है रेट ऑफ डिफ्यूज़न. टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न दैट विल बी दैट मच हायर. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट and the permeability of membrane. So these are the factors which affect the rate of diffusion. Now next we will talk about the facilitated diffusion. Now facilitated diffusion, अब देखो ये जो facilitated diffusion जो है ये दो शब्दों से बना है. फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो डिफ्यूज़न है, तो डिफ्यूज़न के बारे में आपने पहले ही जाना कि इट इज़ द पैसिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. But here one more thing is added here is facilitated. Means some special facility has been provided to the molecules for the purpose of diffusion. और ये जो special facility की हम बात कर रहे हैं molecules को along the membrane या along the concentration gradient move करने के लिए एक special type की facility दी गई है. And that facility is provided with the help of some special proteins. So अगर मैं define करूँ facilitated diffusion को तो we can define it as the movement of substance along the concentration gradient with the help of some special proteins. So let me write it here. With the help of protein. अब देखो ये एक टाइप का डिफ्यूज़न है. एंड ऑल्सो वी हैव मेंशन्ड दिस इन आवर डेफिनेशन कि इट इज़ अकरिंग अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग हो रहा है. सो अगर हम यहाँ पे भी कहें तो यहाँ पे एटीपी या किसी भी प्रकार की एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो एब्सेंट होगी. अब क्यों पड़ी ज़रूरत स्पेशल टाइप के प्रोटीन की? क्यों कुछ सब्सटेंसेस के लिए मुश्किल होता है किसी मेम्ब्रेन को पास करना, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जब पढ़ा है तो आपने ये पाया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ मेनली मेड अप ऑफ लिपिड और लिपिड्स आर नॉन पोलर. सो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली वो लिपिड्स के बने होते हैं. एंड लिपिड्स जो होते हैं दोज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल और हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस. अब सपोज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ये अंदर वाला भाग में मान लेता हूँ. सपोज दिस इज द साइटोप्लाज्म. आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के स्पेस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. एंड हेयर आउटसाइड विल बी दैट मीडियम जिस मीडियम के अंदर आपने सेल को रखा है. अब जैसा कि आप जानते हो कि लिपिड्स जो होते हैं वो नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक होते हैं. तो पोलर सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन द मीडियम, सपोज इट्स अ पोलर सब्सटेंस और हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस.
तो मीडियम के अंदर जो पोलर सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके गुजरना दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम, क्योंकि ये जो सब्सटेंस है ये पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, एंड वी नो कि लिपिड का बने होने के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ गॉट हाइड्रोफोबिक नेचर। तो इस हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन से हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का मूव कर पाना काफ़ी टफ है अगर हम सिंपल डिफ्यूज़न की बात करें। तो इसीलिए रिक्वायरमेंट पड़ती है स्पेशल टाइप के असिस्टिव प्रोटीन की जो इन सब्सटेंसेस को हेल्प करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस होने में, और उन स्पेशल प्रोटीन्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। सो नाउ लेट अस राइट द कॉज कि व्हाई डू सम ऑफ द मेम्ब्रेन्स नीड facilitated diffusion process. So membranes are made up of lipid which are हाइड्रोफोबिक एक्चुअली। मेम्ब्रेन जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। आप पोलर भी कह सकते हो, नॉन पोलर भी कह सकते हो चाहो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और इनके हाइड्रोफोबिक होने के कारण हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके लिए इनको पास कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड सो पोलर सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन के क्रॉस ले जाने के लिए देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ सम protein, and this phenomena is called as facilitated diffusion. So facilitated diffusion is nothing but is a kind of diffusion of substances across the plasma membrane with the help of some protein, है ना। certain proteins required होती है, those are the membrane protein that we are talking about. So we can also mention here कि it occurs with the help of some membrane protein. जो आपको याद होगा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ा था, तो वी डिस्कस्ड कि मेनी काइंड्स ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कि हम स्ट्रक्चरल, एंजाइमेटिक एज वेल एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। सो लेट मी रिमाइंड यू कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनको हम तीन कैटेगरी के अंदर लिस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर देयर इज़ द एंजाइमेटिक प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट ऐसे प्रोटीन्स जो किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। एंड द थर्ड काइंड ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन इज़ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है इट इज़ एक्चुअली असिस्टिंग द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पासिंग वन साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द अदर साइड। सो इन्हीं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की फेनोमेना हो पाती है। अब अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के प्रोसेस की, तो ये दो प्रकार से हो सकती है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कैन अकर विद द हेल्प ऑफ number one is the channels and number two is the carrier protein. So in channels and carrier protein के बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स। पहले तो इनके बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। अगर चैनल्स के बारे में बात करें तो दीज आर द पोर्स इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बने होते हैं प्रोटीन के, इनके अंदर पोर प्रेजेंट है। और कैरियर प्रोटीन के अंदर सच एनी काइंड ऑफ पोर इज एब्सेंट,
यहाँ पे अगर चैनल्स के थ्रू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस देखें तो सब्सटेंसेस का मूवमेंट इज़ फास्टर एंड इट अकर्स नियरली 10⁸ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। और वहीं पे अगर हम कैरियर मॉलिक्यूल्स की बात करें, कैरियर प्रोटीन की बात करें, तो इनके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कंपैरेटिवली स्लोअर होता है। एंड नियर अबाउट 100 to 1000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड ट्रांसपोर्ट का रेट होता है इनका। सो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम चैनल्स की बात करें तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ द आयन चैनल्स। ऐसे चैनल जिससे होके आयंस पास करें उनको आयन चैनल्स कहेंगे। फिर देयर इज़ द वाटर चैनल्स। ऐसे चैनल्स जिनसे होके वाटर को एक साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरे साइड ट्रांसपोर्ट किया जाए उनको हम वाटर चैनल कहते हैं। और आपको अभी याद होगा कि हमने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये नॉन पोलर होता है एंड वाटर जो है, वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर के लिए भी इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू गो अक्रॉस, टू बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसीलिए वाटर को भी क्रॉस होने के लिए स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड द लास्ट इज द पोरेंस। द थर्ड टाइप ऑफ चैनल इज कॉल्ड एज द पोरेंस। नाउ आयन चैनल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो आयन चैनल्स होते हैं ये एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं in the transport of ions across the plasma membrane. So let us write down here. Involved in transport of ions. अब आयन चैनल्स भी दो टाइप के हो सकते हैं। द ओपन चैनल, ऐसे चैनल जो हमेशा ओपन रहते हैं इनको ओपन चैनल कहते हैं। और ऐसे चैनल जो हमेशा क्लोज रहे और जब चीज़ों की ट्रांसपोर्ट एक साइड से दूसरी साइड होनी हो उसी टाइम पे जब ये ओपन होते हो तो इनको हम क्लोज चैनल या फिर हम इनको गेटेड चैनल कह सकते हैं। सो चैनल्स आर द स्पेशल प्रोटीन विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ चैनल्स जो होते हैं वो हमेशा ओपन होते हैं उनको हम ओपन चैनल कहते हैं। और या फिर इनको हम कह चाहे तो अप गेटेड चैनल भी कहते हैं। और ऐसे चैनल जो नॉर्मली तो क्लोज होते हैं बट डिपेंडिंग अपॉन कि आयन का ट्रांसपोर्ट होना है या नहीं फिर ये ओपन होते हैं तो हम इनको गेटेड चैनल कहते हैं। लेट मी राइट इट डाउन। तो नॉर्मली ये क्लोज रहते हैं बट ओपन होते हैं व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। और ओपन होने के लिए ना इनको स्टिमुलस चाहिए होता है। अगर ये स्टिमुलस इनको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण मिले तब तो इनको हम वोल्टेज गेटेड चैनल कहते हैं। और अगर ये स्टिमुलस ओपन होने के लिए, इन आयंस को ओपन होने के लिए अगर ये स्टिमुलस किसी आयन से मिले या किसी लिगेंड से मिले तब इसको हम लोग लिगेंड गेटेड चैनल कहते हैं। सो गेटेड चैनल कैन बी ऑफ टू टाइप्स फर्दर, दैट इज़ द वोल्टेज गेटेड चैनल्स and next is the ligand gated channels. अगर वोल्टेज गेटेड चैनल के बारे में बात करें तो दियर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज गवर्न्ड बाय
or regulated by the electric potential difference across the membrane. So their opening and closing is regulated by electric potential difference across the membrane. And ligand gated channels are those channels जिनकी opening and closing is regulated by some chemicals. अगर मैं एग्जांपल लूँ वोल्टेज गेटेड चैनल का तो वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप. एंड अगर मैं एग्जांपल लूँ लिगेंड गेटेड चैनल का तो जो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है और वहाँ पे जो साइनैप्स आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर, तो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में लिगेंड गेटेड चैनल्स आर इन्वॉल्व. वहाँ पे हम पढ़ेंगे केमिकल एसिटाइल कोलिन के बारे में. सो हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स का बने होने के कारण द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक नेचर. इसके कारण हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाना, बिकॉज हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस के थ्रू पोलर सब्सटेंसेस का पास होना काफ़ी मुश्किल होता है. तो उस पोलर सब्सटेंसेस या हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट को असिस्ट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ गॉट टू टेक्निक्स. एक तो ये ट्रांसपोर्ट चैनल्स की मदद से हो सकता है या फिर दूसरा कैरियर प्रोटीन की मदद से हो सकता है. चैनल्स की बारे में बात करें तो चैनल्स जो होते हैं ये तीन प्रकार के आयन चैनल्स, वाटर चैनल्स एंड द पोरिन्स आर देयर. आयन चैनल्स के बारे में हमने देखा कि आयन चैनल्स कुछ तो हमेशा ही ओपन रहते हैं जिनको आप ओपन या आप गेटेड चैनल कहते हो, और कुछ आयन चैनल्स ऐसे होते हैं जो बंद रहे नॉर्मली और जब रिक्वायर्ड हो तब वो ओपन हो, तब इनको हम गेटेड चैनल कहते हैं. अगर ओपनिंग के लिए उनको जो स्टिमुलस मिलता है वो अक्रॉस द पोटेंशियल में अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस से अगर वो स्टिमुलस जनरेट होता है तब उनको हम ऐसे गेटेड चैनल को हम वोल्टेज गेटेड चैनल कहते हैं. एंड इफ़ देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज गवर्न बाय सम ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस तब उनको हम लिगेंड गेटेड चैनल कहते हैं. नाउ वी विल कंपेयर different types of channel together. So the different types of channel that we have is the ion channels, the water channel, and the porins. अगर मैं बात करूँ इनके पोर साइज़ की तो दे हैव वेरी स्मॉल पोर्स. Same is the condition with water channel. They also have very small pores. And porins के बारे में बात करूँ तो they have comparatively larger pores. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये किस टाइप के सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है तो आयन चैनल के नाम से ही आपको पता चलता है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस. And water channels are involved in the transport of water, so they are also called as aquaporins. So they are known as aquaporins.
aqua term is used in context of water. एंड अगर हम बात करें पोरेंस की, तो पोरेंस आपको पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर सिर्फ 3 जगह पे देखने को मिलेगा. दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, द प्लास्टिड्स एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. आपको याद होगा जब हम सिमिलैरिटी देख रहे थे क्लोरोप्लास्ट की ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ, तो हमने 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया था. तो उनमें से एक पॉइंट ये भी था कि पोरेंस आर प्रेजेंट. दिस इज द सिमिलैरिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड विद द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. So after discussing different type of ion channels, now we will discuss the another way of facilitated transport, that is the carrier proteins. Carrier proteins की मदद से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है इसकी बात करते हैं हम. नाउ अगर हम बात करें कैरियर प्रोटीन्स की, so carrier proteins are involved in two types of transport across the plasma membrane. कैरियर प्रोटीन्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और पोलर सब्सटेंसेस को अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करते हैं. अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर इनका ट्रांसपोर्ट का टेक्निक क्या है, उसके अकॉर्डिंग पे इनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. ऐसे कैरियर प्रोटीन्स जो को ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हो, और ऐसे कैरियर प्रोटीन्स जो यूनिपोर्ट में इन्वॉल्व हो. सो कैरियर प्रोटीन्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप of movement or the complexity of movement that they are showing. अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं को ट्रांसपोर्ट, जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है, को मीन्स टुगेदर. तो अगर कैरियर प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट है, उनकी मदद से अगर दो अलग अलग सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट एक साथ हो, तो ऐसे टाइप के कैरियर प्रोटीन को हम लोग को ट्रांसपोर्ट वाला कैरियर प्रोटीन कहते हैं. So if through the plasma membrane with the help of carrier protein, movement of two types of substances occurring together occurs together, then it is known as co-transport. अब अगर मैं को ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, तो को ट्रांसपोर्ट दो तरीक़ों से हो सकता है. सपोज दिस इज़ अ कैरियर प्रोटीन. सपोज ये मैंने एक कैरियर प्रोटीन ड्रॉ किया, ऐसा प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है और सब्सटेंसेस का मूवमेंट कॉज कर रहा है. तो हो सकता है कि जो दो सब्सटेंसेस का ये ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, तो दो ट्रांसपोर्ट का साथ में ट्रांसपोर्ट होना, दिस इज कॉल्ड एज द को ट्रांसपोर्ट. तो हो सकता है कि दोनों के दोनों सब्सटेंस जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द सेम डायरेक्शन, देन सच टाइप ऑफ को ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज सिम्पोर्ट. एंड कुछ कैरियर प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पाए जाते हैं वो को ट्रांसपोर्ट तो करते हैं, बट जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है वो अलग अलग डायरेक्शन में होता है. सच टाइप ऑफ को ट्रांसपोर्ट इज called as antiport. So this is antiport. So सिम्पोर्ट की बात करूँ, तो जब दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट सेम डायरेक्शन में हो, तो इस टाइप के को ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, सिम्पोर्ट कहते हैं. टू मॉलिक्यूल्स
travel in same direction or transported in same direction. और अगर मैं एंटीपोड की बात करूं तो ट्रू मॉलिक्यूल ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शंस. नाउ द नेक्स्ट इज द यूनिपोर्ट. और यूनिपोर्ट को एक सिंपल डायग्राम से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा. सो सपोज दिस इज अ कैरियर प्रोटीन हेयर. Carrier proteins are the protein molecule which is found inside the plasma membrane. This is carrier protein, for short I am writing CP. अब कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू एक बार में अगर एक ही चीज़ का ट्रांसपोर्ट हो then such type of transport is called as uniport. So in uniport only one type of molecule is transported with the help of carrier protein via plasma membrane. सो ये तो हुई बात फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की. सो नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. अब बच्चों आपको याद होगा कि जब हम डिस्कस कर रहे थे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो है वो दो तरीक़ों से हो सकता है, चैनल्स के माध्यम से एंड कैरियर प्रोटीन के माध्यम से. तो वहाँ पे हमने पहला डिफरेंस जो देखा था कैरियर प्रोटीन और चैनल के बीच में ये कि चैनल्स के अंदर तो पोर्स प्रेजेंट होते हैं बट कैरियर प्रोटीन के अंदर पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो पोर नहीं होने के बावजूद भी कैसे ये चीज़ों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे. So though the carrier protein do not have the pore, बट इनके साथ जब मॉलिक्यूल कोई बाइंड करता है तब इनके स्ट्रक्चर के अंदर कोई कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है. पहले तो मैं इसके डायग्राम को इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, देन हम इसके डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे. सो सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सपोज़ ये बनाया मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट है कुछ कैरियर प्रोटीन्स. आपको पता है कि कैरियर प्रोटीन्स के पास पोर जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. तो जब सपोज दिस इज़ वन ऑफ द कैरियर प्रोटीन एंड दिस इज़ द अनदर कैरियर प्रोटीन, तो जब कोई मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास अपीयर होती है जिसको ट्रांसपोर्ट होना है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इन कैरियर प्रोटीन्स के पास प्रेजेंट होता है एक एक्टिव साइट. अब जब ये मॉलिक्यूल्स इन एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाते हैं तो कैरियर प्रोटीन के एक्टिव साइट के ऊपर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं. और ये जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं उसके कारण ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो धीरे धीरे प्रोपोगेट करते हैं एंड फाइनली दीज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो पोर नहीं होने के बावजूद भी चीज़ों का ये ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and this is they are doing by bringing out the conformational change, configurational change in their structure. So let us write down this information here.
So though carrier protein do not have pores, but it has binding ability. Binding sites at which the molecules to be transported binds. और बाइंडिंग के बाद क्या होता है, इनके ऊपर कन्फिग्रेशनल या कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है. बाइंडिंग साइट जो होती है इन कन्फिग्रेशनल चेंजेस के कारण रिवर्स हो जाती है एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूसरी साइड पे रिलीज हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ. तो बच्चों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में, जहाँ पे हमने डिफ्यूज़न के बारे में स्टडी किया कि यह सिंपली एक अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंसेस का मूवमेंट जो होता है उसको डिफ्यूज़न कहते हैं, जिसके अंदर किसी मेम्ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है या नहीं भी. फिर हमने फैक्टर्स देखे जिसके ऊपर डिफ्यूज़न डिपेंड करता है, और फिर हमने देखा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो कि डिफ्यूज़न का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, जहाँ पे चीज़ों का ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, बट ये हो रहा है वैसे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए जिनका हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल है. तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स की मदद से हो सकते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, चैनल्स का फॉर्म करने वाले प्रोटीन एंड द कैरियर प्रोटीन्स. फर्दर हमने देखा चैनल तीन प्रकार के होते हैं, आयन चैनल, वाटर चैनल्स एंड द पोरेंस. आयन चैनल्स किस प्रकार के मूवमेंट सब्सटेंस, आयन चैनल्स जो हैं ये कभी कभी हमेशा ओपन रहते हैं तो उनको हम ओपन चैनल्स कहते हैं, और कुछ आयन चैनल ऐसे होते हैं जो नॉर्मली तो बंद रहते हैं बट अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन ये ओपन हो सकते हैं. और ओपन होने के लिए अगर उनको स्टिमुलस किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से मिलता है देन इट इज़ कॉल्ड एज द वोल्टेज गेटेड चैनल. एंड इफ़ दे गॉट द स्टिमुलस फॉर द ओपनिंग वाया सम केमिकल सब्सटेंसेस तब इनको हम लिगेंड गेटेड चैनल कहते हैं. फिर हमने तीनों टाइप के चैनल के बीच में एक बेसिक कंपैरिजन किया एंड देन वी मूव टू स्टडी फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का दूसरा टाइप विच इज़ अकरिंग विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन्स. अब कैरियर प्रोटीन जो है दो टाइप के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट सेम टाइम पे अगर करेगा दैट इज कॉल्ड एज द को ट्रांसपोर्ट. एंड इफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन सेम डायरेक्शन तो को ट्रांसपोर्ट का वो मीडियम जो है वो टाइप जो है दैट विल बी कॉल्ड एज सिम्पोर्ट. एंड टू डिफरेंट सब्सटेंसेज आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन तब उसको हम एंटीपोर्ट कहते हैं. फिर हमने देखा कि कभी कभी कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो एक बार में सिर्फ एक ही सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करती है अलोंग द मेम्ब्रेन, देन इट इज़ कॉल्ड एज द यूनिपोर्ट. एंड देन वी सॉ द मैकेनिज्म कि कैसे एक्टिव साइट पे मॉलिक्यूल्स को एक बाइंड करने पे उनके अंदर कन्फिग्रेशनल चेंज आता है एंड दिस कन्फॉर्मेशनल चेंजेस रिवर्सेस, जिससे क्या होता है मॉलिक्यूल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दूसरी साइड डिलीवर हो जाता है. अब अगली क्लास में हम
एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उसके मैकेनिज़्म को स्टडी करेंगे। फिर हम तीनों टाइप के ट्रांसपोर्ट यानी कि डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे।